हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना फेवरेट क्लास शेपर्स एजुकेशन में आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर आगे के चैप्टर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस क्रिएट करने वाला है। तो मैं चाहूँगा आज ये चैप्टर का वीडियो शायद थोड़ा बड़ा रहेगा बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिसको आज हम सीखने वाले हैं। टेक्स्ट बुक के एक एक इलस्ट्रेशंस मैं आपको करवाऊंगा, कोशिश करूंगा एक्सरसाइज के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए डालते रहूंगा मैं। बस आपका काम है मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, डटे रहिए। आपका काम मैं सब आसान कर दूंगा, आप मेरा पीछा मत छोड़िए, बस इतना सा आपको करना है, राइट। अगर मजा आ रहा है पढ़ने में तो जरूर से अपने दोस्तों को अपनी अच्छी सी एप्लीकेशन के बारे में बताइए। मजा आ रहा हो तो, नहीं आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आके, शेपर्स एजुकेशन पे आके आप मुझे अपने सारे रिक्वायरमेंट, सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दूं। तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन। और मैं चाहूंगा तहे दिल से आप लोग अपना पूरा का पूरा ध्यान यहाँ पे देते रहे। अब ये रिकंस्ट्रक्शन होता क्या, पहले वो समझते हैं। तो भैया रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब कभी भी एक पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है या जा रहा है, फर्म के अंदर के रेशियोज में चेंजेस आएंगे, या कोई आ रहा जा रहा नहीं है, फर्म के पार्टनर्स जो पहले थे वही है बट वो पार्टनर्स अपने बीच के अरेंजमेंट को चेंज करना चाहते हैं, अपने बीच के कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना चाहते हैं, अपने बीच की डीड को चेंज करना चाहते हैं, रेशियोज बदलना चाहते हैं या और भी कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, उसे कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। तो जब कभी भी पार्टनर्स अपने बीच के अरेंजमेंट को, अपने बीच के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। आज हमारा काम रहेगा इस रिकंस्ट्रक्शन को थोड़ा आगे तक पढ़ना। हम इस रिकंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक को थोड़ा आगे तक लेके जाएंगे और हम कोशिश करेंगे इस रिकंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझने की। इसमें कुछ चैप्टर्स है, कुछ टॉपिक है जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन, या फिर नए रेशियोज आने के कारण क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम यहाँ देखेंगे। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आप लोग अपना ध्यान यहाँ पे रखें। हमारा चैप्टर है जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन। चलिए पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर हम इलस्ट्रेशंस को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। रिकंस्ट्रक्शन का बेसिक मीनिंग होता है कि अपने बीच के अरेंजमेंट्स को यानी कि रेशियोज को पार्टनर चेंज कर रहे हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। पहले दो पार्टनर थे, पार्टनर ए और पार्टनर बी। इनके बीच का रेशियो था 2:1 का। ये भैया इनका ओल्ड रेशियो था। अब पार्टनर्स ने कहा नहीं भैया बहुत दिन हो गए, अब हमको रेशो इक्वल करना है यानी कि सेम करना है। ये हो गया इनके बीच का न्यू रेशियो। क्या हो गया? न्यू रेशियो। मतलब इन लोगों ने अपने रेशियो को चेंज किया, तो इसके लिए इसको कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन। अब जब कभी भी पार्टनर्स के रेशियो में चेंज आएगा, किसी एक पार्टनर को फायदा होगा और किसी एक पार्टनर को नुकसान होगा, यानी कि एक पार्टनर शेयर गेन करेगा और एक पार्टनर शेयर सेक्रीफाइस करेगा। तो आपको निकालना पड़ता है सेक्रीफाइस गेन रेशियो, जिसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो हम फॉर्मूला याद करेंगे। सेक्रीफाइस रेशियो यानी कि हमको जब कभी भी निकालना है कौन से पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर आप गेन निकालना चाहते हो तो गेन का फॉर्मूला इससे उल्टा, मतलब अगर आप चाहते हो गेन रेशियो निकालना तो गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला कर लो क्योंकि दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। मेरे को ज्यादातर सेक्रीफाइस रेशियो वाला फॉर्मूला पसंद है। रीजन मैं आपको आगे वाले चैप्टर में जरूर बताऊंगा, बट मेरे को सेक्रीफाइस रेशियो पसंद है इसलिए मैं हमेशा बाय डिफॉल्ट सेक्रीफाइस रेशियो ही डालता हूं। चलिए इस क्वेश्चन में निकालते हैं कि ए और बी में से किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। लेट अस स्टार्ट विद इट। चलिए सो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बच्चा लोग मैं शॉर्टकट लिख सकता हूं। मेरी 12वीं हो गई है, मैं सीए बन गया हूं, मेरे को अब और किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बट आपकी जर्नी अभी तक बहुत बाकी है, आप लोग प्लीज शॉर्टकट यूज करेंगे नहीं। चलिए सो पहले ए का निकालूंगा। ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/3। ए का न्यू रेशियो कितना हो गया? 1/2। बी का निकालता हूं। बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 1/3। न्यू रेशियो कितना है? 1/2। चलिए सॉल्व करेंगे तो यहां आ जाएगा नीचे 6, 4 माइनस 3, मतलब आपका आंसर आ गया 1/6। आंसर पॉजिटिव है मतलब ये हो गया सेक्रीफाइस। इसका देखते हैं, नीचे आ गया 6, 2 माइनस 3 मतलब आंसर आ गया -1/6।
आंसर नेगेटिव में आया मतलब ये है गेन। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला डालने पे अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो गेन होगा, गेन का फॉर्मूला डाल करने पे अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 1/6 शेयर को सेक्रीफाइस किया है। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/6। और किसने गेन किया है? वो शेयर गेन कर लिया है बी ने। मतलब ए ने अपना 1/6 शेयर बी को दे दिया है। हमेशा सेक्रीफाइस इज इक्वल टू गेन होगा ही होगा, कंपल्सरीली होगा। अगर एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो कॉमन सेंस है कि दूसरा पार्टनर गेन कर ही रहा होगा कंपल्सरीली, 100%। आगे ही बात समझ में? तो ये हो जाता है सेक्रीफाइस गेन रेशियो। ये हो गया हमारा सबसे सिंपल अरेंजमेंट। बस इतना था ध्यान रखना, अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला डाल रहे हो आंसर नेगेटिव आएगा तो वो गेन है, अगर आप गेन का फॉर्मूला डाल रहे हो आंसर नेगेटिव आएगा तो वो सेक्रीफाइस है। इतना सा आपको याद रखना है। बाकी ये बेसिक एग्जांपल हो गया सेक्रीफाइस गेन रेशियो कैलकुलेट करने का। चलिए बच्चा लोग, अब हम एक काम करते हैं, इस बेसिक आइडिया के साथ में हम लोग कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं अपनी किताब के, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक के। वैसे स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशंस बहुत फुद्दू जैसे होते हैं, बहुत इजी होते हैं, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी एक आधा घुमा लेते हैं। पहले वाले में दे रखा राम श्याम घनश्याम 3 पार्टनर्स है, इनका रेशियो इक्वल था, मतलब ओल्ड रेशियो सबका सेम है, तो यानी कि इनका ओल्ड रेशियो हो जाएगा ओल्ड रेशियो हो जाएगा इक्वल, यानी कि 1:1:1। फिर कहा गया है इन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस चेंज करके 3:1 कर लिया, मतलब न्यू रेशियो हो जाएगा 3:1। 1:1:1 का मतलब होता है 1/3 1/3 1/3, और 3:1 मतलब टोटल 6 हो गया, मतलब 3/6 2/6 1/6। तो ये हो गए आपके सारे के सारे ओल्ड रेशियो और ये हो गए सारे के सारे न्यू रेशियो। अब क्या करोगे? जो हम करते थे सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला, हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है? विच पार्टनर सेक्रीफाइस एंड हाउ मच, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने कहा था शॉर्टकट में यूज करूंगा, आप नहीं करेंगे। चलिए, पहले पार्टनर का नाम है राम। राम का ओल्ड रेशियो था 1/3, न्यू रेशियो कितना है भैया? 3/6। वैसे ही नेक्स्ट पार्टनर का नाम क्या है? श्याम। श्याम का ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 2/6। और आखिरी पार्टनर कौन है? घनश्याम। ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 1/6। चलिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, 2 - 3 दैट इज -1/6। सेक्रीफाइस में आंसर माइनस में आया, मतलब ये पार्टनर गेन कर रहा है। दूसरा करते हैं, नीचे आ गया 6, 2 - 2 मतलब आंसर आ गया 0, मतलब इस पार्टनर ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है और इसने कुछ भी गेन भी नहीं किया है। तीसरा, यहाँ आ गया 6, 2 - 1 मतलब 1/6, इसका पॉजिटिव आया है, मतलब एक तरीके से इसने सेक्रीफाइस किया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गया कि भैया राम कर रहा है सेक्रीफाइस और घनश्याम कर रहा है गेन। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, राम कर रहा है गेन और घनश्याम कर रहा है सेक्रीफाइस, और श्याम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। श्याम का रेशियो पहले भी 1/3 था और अभी भी 1/3। अगर आप देखो तो 2 1 जा 3 जा, मतलब इसका पहले भी रेशियो 1/3 था, अभी भी 1/3 है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने गेन किया है और इसने सेक्रीफाइस किया है, तो इसका शेयर इसके पास चला गया। इतना सा ही हमारा सम रहने वाला है। मैंने कहा था ये बहुत इजी टॉपिक है इनिशियल वाले, आपको खाली 1-2 सम प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप करना है, फिर आपको मजे से चैप्टर समझ में आ जाएगा। चलिए, आई होप आपको आ गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ना चाहूंगा मैं, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत है, ये तो बड़े इजी टॉपिक है, तो इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं लगेगी। चलिए, इसके बाद में है अगला टॉपिक जहां पे भावेश की बात आ गई है। क्वेश्चन पढ़ के देखता हूँ कुछ नया है या नहीं है, क्योंकि मुझे ये भी क्वेश्चन सेम जैसा लग रहा है। भावेश, विपुल एंड हीरर आर द पार्टनर्स, रेशियो 2:2:1 का है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अगेन सेम है, आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड माइनस न्यू करना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे, इजी है, कुछ मेजर नहीं है, ट्रस्ट मी। थर्ड में कहा गया है पूनम, धवल और कोमल 3 पार्टनर्स है, इनका रेशियो था 3:1 का, इन्होंने अपना रेशियो चेंज करके 1:2:2 कर लिया।
और आपको कहा गया कैलकुलेट द सेक्रीफाइस रेशियो, अगेन सेम है, ओल्ड दिया हुआ न्यू दिया हुआ है, आपको माइनस करना है, 1 2 3 तीनों सेम है, इजीली आप लोग कर लोगे। इसके बाद में टॉपिक आ जाता है गेन रेशियो। मैंने कहा था सेक्रीफाइस करो गेन करो सेम है, खाली फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू की जगह न्यू माइनस ओल्ड, कोई भी एक करो, डजंट मैटर्स, आंसर दोनों में सेम ही आते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी सेम है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी सेम है, कुछ नया नहीं है, यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू ही आपको करते रहना है, राइट। सो यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है, आप आराम से 1 to 6 बार इलस्ट्रेशन कर लोगे। एग्जाम के लिए ये पढ़ना हो तो पढ़ लो, बाकी इस चैप्टर में जो थियरी मोस्टली आती नहीं है तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, थियरी में ज्यादा मेहनत मत करना। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले मैं एक आपके लिए थियरी का शानदार वीडियो बनाऊंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करके रखना, उसमें मैं बहुत सारे थियरी के ओपन वीडियोस डालता हूँ सारे बच्चों के लिए, जिन्होंने हमारा कोर्स नहीं लिया उनके लिए भी मैं डाल के छोड़ता हूँ, क्योंकि थियरी में मोस्टली सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती, तो उनके लिए मैं फ्री में वीडियोस डालता हूँ। तो आप भी जरूर से शेपर्स एजुकेशन का यूट्यूब चैनल फॉलो करके रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था रेशियोज। अब हम बात करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट के साथ में जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए समझते हैं पहले रीवैल्यूएशन होता क्या है। तो इसको पहले मैं बंद करता हूं और मैं आपको समझाने जा रहा हूं व्हाट वी मीन बाय द वर्ड रीवैल्यूएशन। अब सुनना रीवैल्यूएशन क्या होता है और उसकी क्या जरूरत है, क्या जरूरत है हमें रीवैल्यूएशन करने की। तो हमारा अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे तो फिर सम्स करने की ज्यादा मेहनत नहीं आती, बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखो यार, जब कभी भी पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज करते हैं तो वो लोग रेशियोज को चेंज करने से पहले अपनी बैलेंस शीट को करंट पोजीशन पे लाना चाहते हैं, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना चाहते हैं। भैया वो लोग क्यों एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि अभी तक हमारी बुक में जो एसेट दिख रहे हैं वो तो कॉस्ट प्राइस पे दिख रहे हैं, यानी कि जिस प्राइस पे मैंने खरीदे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अभी जिस जगह पे खड़ा रह के मैं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मैंने 1992 में खरीदी थी। कितने में खरीदी थी? 2 लाख रुपए में। आई एम नॉट लाइंग। हमने ये प्रॉपर्टी 1992 में 2 लाख रुपए में खरीदी थी, यानी कि मेरे पिताजी ने खरीदी थी, राइट इनफ। अब आज हम आ गए 2024 में, मतलब इस प्रॉपर्टी को खरीदे हुए हमको करीबन करीबन 30 ऊपर साल हो गए हैं, बराबर है। अब 30 साल में हमारी बैलेंस शीट में आज भी ये प्रॉपर्टी 2 लाख की दिख रही है, बट क्या ये प्रॉपर्टी 2 लाख की है? नहीं भैया, इसकी मार्केट वैल्यू मोर देन 1 करोड़ रुपीज है। अब अगर मैं रेशियोज में चेंजेस कर रहा हूं, मतलब एक तरीके से प्रॉपर्टी के अधिकारों में भी तो चेंजेस होगा। अभी तक मेरा प्रॉपर्टी में कैपिटल में 2 लाख का कंट्रीब्यूशन दिखा रहा था, बट सच में मेरे करंट वैल्यू आ गई है 1 करोड़ की। तो जब कभी भी हम रिवैल्यूएशन करते हैं, हम बोलेंगे पार्टनर्स को, रुको भैया सुनो, अभी तक का जो भी हमारा एसेट लायबिलिटी उसको करंट वैल्यू पे लाओ, क्योंकि अभी तक जो भी हमको फायदा हुआ है, प्रॉपर्टीज में भाव बढ़े हैं या लायबिलिटीज बढ़ी है, जो भी नुकसान हुआ है वो सब हमारे पुराने रेशियो में हुआ था। आज के बाद की गिनती फायदा नुकसान न्यू रेशियो में होगा चलेगा, बट अभी तक का तो सारा पुराना रेशियो में था। इसलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं विद द मोटिव ऑफ रिवैल्यूइंग आवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। डन। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है, बड़ा ही सिंपल सा, सुनना ध्यान देना यहाँ पे। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक बेसिक लेजर जैसा होता है, लेफ्ट साइड को बोला जाता है डेबिट साइड, राइट साइड को बोला जाता है क्रेडिट साइड। डेबिट में आते हैं सारे नुकसान और क्रेडिट में आते हैं सारे फायदे। डेबिट में क्या आएगा गाइस? सारे नुकसान। और क्रेडिट में क्या आएगा गाइस? सारे फायदे। डेबिट में सारे नुकसान, क्रेडिट में सारे फायदे। डेबिट में सारे नुकसान, क्रेडिट में सारे फायदे। आप पूछोगे सर ये क्या होता है? सुनो, मजा आएगी। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, बट पहले मैं आपको बता देता हूं। डेबिट में नुकसान आते हैं, यहाँ पे सब कुछ अकाउंट के आगे टू लगाना है आपको, और यहाँ पे सारे अकाउंट के आगे बाय लगाना है आपको। प्लीज भूलना मत, इसके रीजन है मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि भूलना मत। वैसे सबको पता है कि डेबिट में टू, क्रेडिट में बाय आता है, फिर भी रिवैल्यूएशन में खास करके भूलना मत। रीजन मैं आपको आगे बता रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। तो चलिए अब नुकसान फायदा कैसे सुनते जाओ। मैं एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रहा हूँ, फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास एक स्टॉक था पिछले साल, रिवैल्यूएशन करने से पहले उसकी वैल्यू थी 80,000। रिवैल्यूएशन करने के बाद पता चला कि यार ये स्टॉक तो खाली 50,000 की वैल्यू रखता है, यानी कि 80,000 के स्टॉक की करंट वैल्यू 50 हो गई, यानी कि कितनी कम हो गई? 30,000 कम हो गई। यानी कि आपको कितना नुकसान हुआ? 30,000 का नुकसान हो गया। आपको नुकसान हो गया मतलब डेबिट।
तो यहां लिख दोगे आप 30,000। सामने क्या चीज का नुकसान है? स्टॉक का। सेम वे आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है 2 लाख के, अब पता चला उस इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ गई और 2.5 लाख हो गई, 2,50,000 हो गई, यानी कि 50,000 का फायदा हो गया। वेरी गुड, फायदा हुआ तो यहां लिखेंगे 50,000 और सामने आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। बराबर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक मशीन थी 3 लाख रुपए की, अब वो मशीन की वैल्यू कम होके 2,80,000 हो गई, यानी कि कितना नुकसान हुआ? 20,000 का। तो यहां हम कर देंगे हमको 20,000 का नुकसान हुआ, सामने लिख देंगे मशीन। नेक्स्ट, हम एक बंदे से 5,000 मांगते थे, बराबर है। अब हमें लगा था कि यार वो बंदा पैसे नहीं देगा, बट अचानक से वो बंदा आके हमको पैसे दे के चला गया, यानी कि आपको 5,000 का फायदा हो गया। हम उसको बैड डेट लिख चुके थे, बराबर है, हम बैड डेट लिख चुके थे, बुक से निकाल चुके थे, सालों पहले की बात है। अचानक उसका हृदय परिवर्तन हुआ, वो आया, उसने हमको 5,000 रुपए दे दिए, मतलब आपको फायदा हो गया। तो आप कर दोगे फायदे। क्यों फायदा भैया? बैंक से पैसा आ गया, किस बात का आ गया? बैड डेट रिकवर्ड का। आपको बैड डेट रिकवर्ड का 5,000 मिल गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमारा एक डेटर था 5,000 का, जिससे हम 5,000 रुपीज मांगते थे। वो डेटर मर गया, मर गया तो पैसे डूब गए, डूब गया तो नुकसान हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 5,000 डूब गया क्योंकि हमारा डेटर मर चुका है। सेम वे 15,000 का क्रेडिटर था, वो मर गया, तो 15,000 का क्रेडिटर मर गया तो भैया पैसे कोई नहीं मांगने वाला, तो आपको फायदा हो गया, तो क्रेडिटर यहाँ आ जाएगा, आपको फायदा हो गया। बस तो ऐसे ही करना है, नुकसान होगा तो डेबिट, फायदा होगा तो क्रेडिट। इजी है। फिर प्रॉफिट या लॉस निकालो। चलिए करते हैं टोटल। तो यहाँ आ जाएगा 50 + 5 + 15, मतलब यहाँ आ जाएगा 70,000। तो यहाँ का मेरा टोटल आ गया 70,000। तो भैया यहाँ पे भी 70 आना चाहिए। कितना कम पड़ रहा है? 30, 20, 55, मतलब यहाँ कम पड़ रहा है 15,000। तो ये हो जाएगा मेरा 2 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। सपोज 2 पार्टनर है, ए और बी, इक्वल रेशियो, दोनों को बांट दूंगा 7,500, 7,500। हमेशा ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बांटा जाता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो के अंदर। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा? ओल्ड रेशियो में मिलेगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दिया जाता है, याद रहेगा। बढ़िया। तो चलो, ये तो हो गया, मैंने आपको बनाना सिखाया रिवैल्यूएशन। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने क्यों कहा है कि यहाँ पे टू और बाय मत भूलना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहते हैं और कहते हैं पास जनरल एंट्रीज। आपको जनरल एंट्री भी पास करनी पड़ती है, तो क्या करोगे? अब भैया डायरेक्टली एंट्री पास करने में बच्चे कारनामा कर देते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं पहले अकाउंट बना लो। अब एंट्री पास करते हैं। कैसे पास करेंगे? जो क्रेडिट टू है वो क्रेडिट होगा, सामने रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। जो बाय है वो डेबिट होगा, सामने रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। मतलब आपकी पहली एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अमाउंट कितना है भैया? 30,000, 30,000। दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन टू मशीन, मशीन टू पे है तो टू मतलब क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन टू मशीन। आप लोग शॉर्टकट्स नहीं लिखोगे, मैं लिख सकता हूं। आप लोग की 12th बाकी है, मेरी हो गई है। तीसरी एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन टू डेटर्स, अमाउंट 5,000, 5,000। फोर्थ एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, बाय है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। कितना आ गया भैया? 50,000 और 50,000, बराबर है। सेम वे नेक्स्ट एंट्री बैंक टू रिवैल्यूएशन, नेक्स्ट एंट्री क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन। तो ये बाई वाले सारे आइटम डेबिट होंगे, सामने रिवैल्यूएशन क्रेडिट। टू वाले सारे आइटम क्रेडिट होंगे, सामने रिवैल्यूएशन डेबिट। प्रॉफिट की एंट्री कैसे करोगे? रिवैल्यूएशन डेबिट टू ए टू बी, तो हम कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, या टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। रिवैल्यूएशन से 15,000 प्रॉफिट हुआ, 7.5 एक हो गया, 7.5 बी हो गया। डन जनरल एंट्री। मतलब अगर आपको रिवैल्यूएशन बनाना आ गया तो जनरल एंट्री तो चुटकी का खेल है, ऐसे कर सकते हो आप। अब मन में कुछ सवाल पैदा होंगे आपके। सवाल नंबर 1, आप पूछोगे कि सर ये 3 एंट्री आपने अलग अलग क्यों किया, हम क्या साथ में नहीं कर सकते? मतलब सीधा कर दे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
टू स्टॉक टू मशीन टू डेटर्स चलेगा यार? अकाउंट्स के व्यू से तो चलेगा, बट आपके एग्जामिनर कभी कभार बुरा मान जाते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन है साथ में मत करो। सवाल नंबर 2, आप कहोगे सर हमारी बुक में ये लोग कभी साथ में करते कभी नहीं करते, हम क्या करें? तो भैया एक फाइनल जवाब सुन लो, आप एडजस्टमेंट्स देखो। अगर एक सिंगल एडजस्टमेंट में कहा गया है कि स्टॉक के प्राइस बढ़ गए, मशीन के प्राइस, सॉरी स्टॉक गिर गया, मशीन गिर गया, अगर एक एडजस्टमेंट में दोनों के बारे में बात किया गया, तो आप उस एक पूरे एडजस्टमेंट की एक सिंगल एंट्री पास कर सकते हो, राइट? तो एडजस्टमेंट वाइज जनरल एंट्री करो, ज्यादा बेटर रहेगा। और नहीं समझ में आ रहा है, सबकी अलग अलग करो, मेहनत मत करो, आपको एग्जामिनर 100% मार्क्स पूरे देगा। एंड आखिरी क्वेश्चन नंबर 3, सर क्या हम जनरल एंट्री पहले करें रिवैल्यूएशन बाद में करें, या रिवैल्यूएशन पहले करें जनरल एंट्री बाद में करें? तो भैया सुनो ध्यान से, लॉजिकली जनरल एंट्री पहले होनी चाहिए, रिवैल्यूएशन बाद में बनना चाहिए, बट आपको पता नहीं चलता कि हम जनरल एंट्री के लिए कितनी जगह छोड़े, तो आप कभी कभार गड़बड़ी कर देते हो। तो मेरा पहला प्रस्ताव कि हमेशा पहले जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ो, फिर रिवैल्यूएशन बनाओ, फिर रिवैल्यूएशन को देख के एंट्री पास कर दो। बट अगर आपको इसमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप पहले रिवैल्यूएशन बना के जनरल एंट्री करोगे तो भी चलेगा, बट मैं भी कहूंगा ऐसा मत करो। जब तक हो सके पहले एंट्रीज करो, फिर लेजर्स बनाओ। पहले रिवैल्यूएशन हो, कैपिटल हो या बैलेंस शीट हो, पहले जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ो। आप बोलोगे सर कैसे आइडिया आएगा कितनी जगह छोड़े? भैया एक पन्ना ज्यादा छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है? Leave one page extra, it doesn't matter to me, but make sure the format is first entries and after that ledger. This is the basic format, right? So we are not going to mess up with the format basically, right enough बच्चा लोग? So ये हो गया आपका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम था रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए मैं आपको रिवैल्यूएशन के थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा और मैं आपको प्रूफ करूंगा कि रिवैल्यूएशन बड़ा ही इजी टॉपिक है। चलिए तो आप लोग सब आएंगे सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 7। मैं थोड़ा सा स्क्रीन के सामने से हटूंगा और मैं चाहूंगा आप लोग स्क्रीन पे अपना ध्यान बनाए रखें। तो अगर मैं स्क्रीन के सामने हट रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि आपको दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 7, जहां पे 3 पार्टनर्स है, भावना, भरत और भूमेश। हमें कहा गया है हमें बनाना है उनका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आप नीचे चेक करेंगे तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बनाना है उनका रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग सब इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाएंगे बच्चा लोग, और उसमें लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन write journal entries in the books of partnership firm of for revaluation and prepare revaluation account. Just a second guys, I need to mess with up. Okay, तो हमें कहा गया है हमें उसके रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। चलिए, और हमें कहा गया जनरल एंट्री भी पास करनी। जैसे कि मैंने कहा था इन लोगों ने जनरल एंट्री पहले पास की, दिख रहा है आपको? इन लोगों ने एंट्री के लिए पूरी जनरल एंट्री पास की है, आफ्टर दैट नीचे जाके रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। तो मेरा भी रिकमेंडेशन यही है, रिवैल्यूएशन नीचे बनाना, ऊपर जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ देना। अब आप पूछोगे सर कितनी जगह छोड़े, तो चलो तुक्का मारते, कितनी जगह छोड़ेंगे? एडजस्टमेंट चेक करो। पहला एडजस्टमेंट है लैंड का, दूसरा है बिल्डिंग का, तीसरा है मशीन का, चौथा है डेटर्स का, पांचवा है क्रेडिटर्स का, छठा है इनकम और एक्सपेंस का, यानी कि छठे में 2 है, छठा, सातवां और एक आ गया प्रॉफिट का, यानी कि 8। ऊपर से दिख रही है कि 8 जनरल एंट्री होगी, आप 10 के लिए एंट्री छोड़ दो। एक जनरल एंट्री बेसिकली 4 से 5 लाइन कंज्यूम करती है, यानी कि 10 एंट्री करीबन 40 लाइन कंज्यूम करेगी। अगर आप एक गुजरात बोर्ड के बच्चे हो, आपकी एग्जाम शीट आती है वर्टिकल फॉर्मेट में, मतलब आपकी शीट में लगभग 30 लाइंस होती है, यानी कि आपको 2 पेज छोड़ दोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, राइट? तो 2 पन्ने छोड़ दो। चलिए अब पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि उसके बाद में जनरल एंट्री बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले में कहा गया वैल्यू ऑफ लैंड इज 7 लाख। चेक करो भैया ऊपर बैलेंस शीट में कितनी है जमीन की प्राइस, तो लैंड की प्राइस दे रखी ऊपर 5 लाख और उसकी वैल्यू कितनी हो गई है 7 लाख, यानी कि 2 लाख का फायदा। तो फायदा कहाँ आता है बच्चा लोग? क्रेडिट में। तो चलो फटाफट एक नोटबुक पेन पेपर लेके बैठेंगे, हम लोग नोटबुक में लिखते जाएंगे। पहले केस में हमको फायदा हुआ, हमारी बुक में लैंड दिख रहा है 5 लाख, जबकि रिवैल्यूड फिगर हो गई है 7 लाख, मतलब 2 लाख का फायदा हुआ यानी कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट। मैंने कहा था डेबिट में आते हैं नुकसान, क्रेडिट में आते हैं फायदे, तो इस बार आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डन। नेक्स्ट वन, हमें कहा गया वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड, हमें वैल्यू बढ़ानी है मतलब फिर से फायदा हो गया। तो 8 लाख की तो थी, 1 लाख से बढ़ाएंगे, मतलब बैलेंस शीट में आ जाएगी 9 लाख, बट रिवैल्यूएशन में आएगा 1 लाख, क्योंकि हमें 1 लाख का फायदा हुआ है। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आ जाएगा फायदा 1 लाख। तीसरा, मशीन की वैल्यू लानी है 2.5 लाख पे। मशीन कितने बुक में? 4 लाख। ओह माय गॉड, बुक वैल्यू हो गई 2.5 लाख,
यानी कि 1.5 लाख का नुकसान हुआ, नुकसान आता है डेबिट में। करो तीसरी एंट्री, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ जाएगा मशीन 1.5 लाख। नेक्स्ट वन, हमें कहा गया डेटर्स पे 20% प्रोविजन बनाना है। भैया डेटर्स कितना है? 1 लाख। 1 लाख पे 20% प्रोविजन बनाएंगे मतलब नुकसान हो जाएगा। 1 लाख का 20% 20,000 नुकसान हुआ तो डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के 20,000 रुपीज। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 आर नॉट टू बी पेड। भैया फायदा हो गया, हमारे क्रेडिटर्स थे 2 लाख के, अब 190 के बचे, 10,000 को पे करने की जरूरत नहीं है। नहीं पे करना यानी कि फायदा हो गया, फायदा हो गया यानी कि क्रेडिट। एंड नेक्स्ट वन, इनकम रिसीवेबल अमाउंटेड टू 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 वे टू बी रिकॉर्डेड। भैया 5,000 की इनकम मिलने वाली है, क्रेडिट कर दो। 3,000 के एक्सपेंस देने बाकी है, डेबिट कर दो, क्योंकि इनको रिकॉर्ड करना पेंडिंग है। तो 5,000 क्रेडिट, 3,000 डेबिट, और इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हुआ। चेक करो नीचे जो मैंने कहा था सेम वही है। देखो 2 लाख लैंड, 1 लाख बिल्डिंग, 10,000 क्रेडिटर में फायदा और 5,000 की इनकम। सेम वे डेबिट में मशीन 1.5 लाख, रिजर्व बनाया 20,000 का, एक्सपेंस 3,000 का। क्रेडिट को प्लस करेंगे, डेबिट वाला टोटल माइनस करेंगे तो पता चलेगा 1,42,000 का डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किस रेशियो में बांटते हैं बच्चा लोग? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो 2:1:1 है, तो 142 को इस रेशियो में हम बांट देंगे यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डन। अब जनरल एंट्री पास करना आपको आता है, कैसे करेंगे भैया? फर्स्ट वन, रिवैल्यूएशन टू मशीन, रिवैल्यूएशन टू बेडेड रिजर्व, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लैंड टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन, इनकम रिसीवेबल्स टू रिवैल्यूएशन, एंड लास्ट प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन टू भावना, टू भरत, टू भूमेश। और इसके साथ हमारा चैप्टर, हमारा टॉपिक, हमारा ये इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। सो इन शॉर्ट बच्चा लोग, रिवैल्यूएशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है रिवैल्यूएशन। मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप आराम से इस टॉपिक को टिंग टिंग टिडिंग कर दोगे। हो जाएगा भैया। तो ये था हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है रिवैल्यूएशन। इसके बाद में एक टॉपिक और बचेगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैंने कहा था इसी वीडियो में चैप्टर को खत्म करना है, अगली वीडियो तक जाना ही नहीं है। तो आज ही फिनिश करेंगे, अभी फिनिश करेंगे इस चैप्टर को, हम आलस करने वाले नहीं है। चलिए देखते अगले इलस्ट्रेशन में कुछ दमदार है। चलिए मैं सामने से हट जाता हूं, आपको सामने स्क्रीन पूरी दिखनी चाहिए, चेक करते रहिए सामने। हमारा अगला इलस्ट्रेशन है जहां पे हमने बात की है हरीश, ध्रुविल और मनोज की। इन तीनों पार्टनर्स की बैलेंस शीट हमें नीचे दे रखी है। हमें कहा गया हमने इन पर्टिकुलर चीजों को रीवैल्यू किया है। तो भैया फिर से सेम है, एक बार ऊपर ऊपरी देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है तो क्रेडिट, और लैंड की वैल्यू बढ़ाएंगे क्रेडिट, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाएंगे क्रेडिट। मशीन की वैल्यू को हमें रखना है 1.5 लाख। बैलेंस शीट में चेक करते हैं मशीन कितना है, 2 लाख, यानी कि 50,000 का नुकसान हुआ, डेबिट। इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 20%, इन्वेस्टमेंट को 20% गिरा दो। 1,20,000 का 20% होता है 24,000, डेबिट कर दो। फिर हमें डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है, दोनों डेबिट में आ जाएगा। फिर स्टॉक, 50% ऑफ द स्टॉक वैल्यू डिक्रीज्ड बाय 10%, स्टॉक का आधा है वो 10% कम हो गया। तो थोड़ा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, चेक करो पहले स्टॉक कितना है। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक है 15,000, 15,000 का आधा हो गया 7,500। ये थोड़ा पागल बनाते, बाकी कुछ लेने का नहीं है। तो 15,000 का आधा हो जाता है 7,500, उसकी 10% वैल्यू कम है यानी कि 750 रुपए कम है। तो 15,000 में से 750 माइनस कर दो, माइनस करेंगे मतलब आपको नुकसान हो गया, तो 750 आ जाएगा डेबिट के अंदर। वापस से अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से नुकसान हो गया। अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट एसेट होता है, फायदा हो गया। तो भैया हमारा रिवैल्यूएशन तो खड़े खड़े बन गया। बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, चेक कर लो नीचे रिवैल्यूएशन एक बार, जो जो हमने देखा था वो है कि नहीं है। देखो भैया लैंड बिल्डिंग और रेंट में फायदा हो गया। ओए तेरी, आउटस्टैंडिंग रेंट कैसे लिखा है लल्लू? ये प्रीपेड रेंट होगा। बुक वाले बेवकूफ, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी होता है, वो तो नुकसान होगा। ये प्रीपेड रेंट है, ऊपर क्वेश्चन में भी शायद प्रीपेड ही दिया हुआ है। इन लोगों ने आंसर्स में कांड किया है बच्चा। हाँ, अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट है, तो इन लोगों ने आंसर्स में मिस्टेक किया, आप गलती मत करना, ये प्रीपेड रेंट आएगा। दिस इज नॉट आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ चेक करो, अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट है। ठीक है बच्चा लोग, तो चलिए चेक करेंगे। नुकसान में मशीन का, इन्वेस्टमेंट का, बेडेड के दोनों डिस्काउंट रिजर्व बन गया। स्टॉक में मैंने कहा था 750 आया, कैसा है आपको पता है ना? हमें क्वेश्चन में कहा गया था 15,000 का स्टॉक है, आधे स्टॉक की वैल्यू 10% कम है। 15,000 का आधा होता है 7,500, उसकी वैल्यू 10% कम है, यानी कि 7.5 का 10%, 750 रुपए का नुकसान होगा, जो यहाँ पे लिख दिया गया है।
ठीक है भैया, फिर प्रॉफिट निकाल लो, जर्नल एंट्री पास कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी आप लोगों के लिए बच्चों का खेल है, आप लोग आराम से कर लोगे। 9 में भी लगभग लगभग सेम ही काम करना है, हमें 9 में भी यही कहा गया है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब की बार थोड़ी नई चीज होगी कि आपको बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, तो भैया जो फायदा हो रहा है उसको प्लस कर देना, जो नुकसान हो रहा है वो माइनस कर देना, तो कोई बड़ी चेंजेस नहीं है। तो बच्चा लोग आई एम श्योर आप इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9 आराम से कर लोगे। अब एक आखिरी टॉपिक बाकी इस चैप्टर का, जो मेरे को इस वीडियो में आपको करवाना ही करवाना है। इस आखिरी टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हमें रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। चलिए, तो यहां ध्यान देंगे। सबसे पहले समझते हैं एक बेसिक गणित, एक बेसिक सिंपल सी बात। सारे एसेट हमेशा डेबिट होते हैं और सारी लायबिलिटीज हमेशा से क्रेडिट होती है। एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, राइट। अगर आपको एसेट को क्लोज करना है तो आप एसेट को उल्टा करोगे, यानी कि क्रेडिट करोगे। सेम वे लायबिलिटी को क्लोज करना है, यानी कि आप उल्टा करोगे, यानी कि डेबिट करोगे। इस टॉपिक के अंदर हम सारे रिजर्व्स को क्लोज करते हैं और पार्टनर्स में बांट देते हैं। आपके मन में सवाल आएगा, सर क्यों रिजर्व क्लोज करेंगे? तो भैया सुनो ध्यान से। रिजर्व बनाए थे आज तक पुराने वाले पार्टनर्स ने, पुराने वाले रेशियो में। अब आज इस घड़ी से हम लोग हमारे रेशियो को चेंज करने वाले हैं। तो भैया रेशियो चेंज करने वाले हैं, उससे पुराने वाले रिजर्व्स पे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? नहीं फर्क पड़ना चाहिए। तो हम बोलेंगे भैया सुन, रेशियो अभी चेंज नहीं होगा। रेशियो चेंज कब होगा? जब पुराने वाले सारे रिजर्व्स पहले हमको दे दो, क्योंकि वो रिजर्व्स बनाए गए थे पुराने प्रॉफिट में से, और पुराना प्रॉफिट था पुराने रेशियो में। तो अगर पुराने रेशियो वाले प्रॉफिट में से रिजर्व बनाए गए हैं, मतलब वो रिजर्व सारे के सारे पुराने रेशियो में थे, तो आपका काम है उन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना। आपका क्या काम है? उन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो जनरल एंट्री क्या होगी? रिजर्व क्रेडिट होते हैं, सारी लायबिलिटी सारे रिजर्व्स क्रेडिट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट। तो हम क्या कर रहे हैं? सारे रिजर्व्स को कर रहे हैं डेबिट। आपके एग्जाम में इतने सारे रिजर्व नहीं आते हैं, आपकी बुक में बेसिकली 4 तरह के रिजर्व मेनली पूछे जाते हैं। कौन से? तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला पूछा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिस्क फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आपकी बुक में बेसिकली 4 रिजर्व ही आते हैं, बट हाँ ये 3 रिजर्व पढ़ लो, याद रख लो, कल को पूछ ले तो। बाकी जनरली ये 4 रिजर्व आएंगे। ये चारों रिजर्व हमेशा से क्रेडिट होते हैं, इनको बांटने के लिए डेबिट कर दिया, और सामने इसको हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। बट एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट होगा तो वो क्रेडिट है, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। बट अगर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस होगा तो वो डेबिट है, तो उसको करना पड़ेगा क्रेडिट। तो लॉस के केस में एंट्री क्या आएगी? लॉस के केस में एंट्री आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, मतलब लॉस के क्रेडिट, लॉस होगा तब ये एंट्री रिवर्स होती है। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रॉफिट है या लॉस है। एक सिंपल सी बात रखना, अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया P&L अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा है डेबिट, यानी कि वो लॉस है, और लिखा है P&L अकाउंट ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट, यानी कि वो प्रॉफिट है। इसको अपनी किताब के सर के ऊपर लिख लो कि आपको याद रहे, डेबिट मतलब लॉस हो गया और क्रेडिट मतलब प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चा लोग, तो आपको चारों रिजर्व को बांटना है, डेबिट करना है किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसके कुछ सम्स गिन लेते हैं। पहला क्वेश्चन गिन लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास पार्टनर्स है 3, राम नहीं 2 ही पार्टनर है, राम और रहीम। हमें कहा गया हमारे पास, देखो यही पहले पे ही आ गया लफड़ा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये लॉस है, बराबर है। ये रिजर्व क्रेडिट है। प्रॉफिट शेयरिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं है, मैंने कहा था खाली एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो आपको क्या करना रहेगा, वो आपको ध्यान रखना रहेगा कि आपको खाली कॉम्पेंसेशन फंड बांटना है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड बांटा जाता नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्या होता है और कॉम्पेंसेशन फंड क्या होता है, सुनना ध्यान से। प्रॉफिट शेयरिंग फंड होता है जो वर्कर्स का हिस्सा होता है कंपनी के प्रॉफिट में से। मतलब कभी कभार कंपनी क्या करती है, वर्कर को कहती है कि अगर कंपनी ने इस लेवल तक का प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम आपको पास ऑन करेंगे, उसे कहा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग फंड। वो पैसा वर्कर का है, आपका नहीं है, पार्टनर्स का नहीं है, तो उसको आप बांट सकते नहीं हो।
जबकि कॉम्पेंसेशन फंड क्या होता है, हम हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा साइड में रख देते हैं कि हमें डर लगता है कल को फैक्ट्री में किसी वर्कर को लग जाए, किसी को कोई बड़ी भैया हानि हो जाए तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा एज ए पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन, तो उस पैसे को हम इस फंड में से निकाल लेंगे। बट भगवान के अच्छा हुआ कि किसी भी वर्कर को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वो फंड हम हमारा वापस लेके चले जाएंगे क्योंकि वो फंड हमारा ही था, हमने फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए बचा के रखा था। एक्सपेंस नहीं हुआ, फंड घर ले जाओ वापस से। तो ध्यान रखना, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड बांटा जाता है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड को बांटा जाएगा नहीं। सो इन दिस केस रिजर्व और वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड दो ही बटेंगे। ये तो ऑलरेडी लॉस है तो इसकी एंट्री रिवर्स होगी और प्रॉफिट शेयरिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ऑन द अबाउ डेट राम रहीम डिसाइडेड फॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। अ क्लेम ऑफ 5000 इज आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट वर्कमैन एक्सीडेंट फंड। मतलब आप पूरा 26,000 नहीं बांट सकते, 26,000 में से 5,000 का हमारे सर पे क्लेम आ गया, मतलब किसी वर्कर को पैसा चुकाना बाकी है, यानी कि वो 5,000 आप घर लेके जा सकते नहीं, वो वर्कर को देना पड़ेगा। तो कितना बचा आपके पास? 21,000। तो आप खाली 21,000 बांटोगे। तो क्या करेंगे हम लोग, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। हमारे पास 26,000 थे जिसमें से 5,000 माइनस कर दो, यानी कि हम बांटेंगे सिर्फ 21,000। ठीक है, और कुछ कहा गया है? बस नहीं कहा गया। तो चलिए ये 42 और ये 21 बांट देते हैं। बांटने के लिए पहली एंट्री होगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 42,000, दूसरी एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 21,000। टू पार्टनर्स के नाम, क्या क्या नाम थे? टू राम और टू रहीम। क्या रेशियो था भैया? ओल्ड रेशियो था इनका 4:3, यानी कि टोटल आ गया 63। 63 को आपको बांटना है 4:3 में, यानी कि 7 की टेबल में आएगा 9 टाइम्स। तो 9 4 जा 36,000 और 9 3 जा 27,000। तो आप इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। समझे प्यारे बच्चों? तो ये तो हो गए, दो बढ़ गए। प्रॉफिट शेयरिंग फंड बटेगा नहीं तो इसको भूल जाओ। अब रहा लॉस, ये लॉस है हमारा, तो ये ऑलरेडी डेबिट है, इसको हमको बंद करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी P&L हो जाएगा क्रेडिट में, कितना? 14,000। और दोनों पार्टनर से पैसा लेंगे, राम से और रहीम से। 4:3 में मतलब 8,000 और 6,000। तो ये हो गई आपकी एंट्री लॉस की, और ये एंट्री हो गई इन दोनों रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ये वाला रिजर्व बटता नहीं है, ये प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, ये आपका पैसा नहीं है, पार्टनर घर पे लेके जा सकते नहीं है इस प्रॉफिट को। समझे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, समझे आप? आई होप दिस इज इजी, सिंपल है। थोड़ा सा सोचना, समझना, पढ़ना, विचार करना, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मैंने कहा था हमेशा ध्यान रखना, खाली 4 रिजर्व्स बांटे जाते हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और चौथा वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड या वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड कभी भी बांटा जाता नहीं है, तो गलती से भी डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, याद रहेगा। चलिए, सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 10। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो भैया, ये एंट्री आप देखोगे, ये P&L हो गया और ये नीचे वाला हो गया रिजर्व फंड। आई होप आपके लिए इजी है ये। इलस्ट्रेशन नंबर 11 से अब फुल फ्लैज क्वेश्चंस आने चालू हो जाएंगे, जहां पे आपको रिजर्व्स भी दिया होगा, आपको रिवैल्यूएशन भी बनाना होगा। अब कोई मेजर नहीं है, बहुत इजी होगा ये चैप्टर, आप आराम से इसको इजीली बैठ के सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपने टॉपिक सारे समझ लिए। अब समझ में आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, आपको इजीली समझ में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा, मेरी गारंटी है आएगा। बिना किसी प्रॉब्लम के आपको ये समझ में आने ही वाला है। चलिए, फिर भी मैं एक आपको भारी भड़कम क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ढूंढते कोई अच्छा सा क्वेश्चन। 11th वाला तो बेसिक होगा क्योंकि एक टॉपिक अभी खत्म होती क्वेश्चन है, मतलब इन लोगों ने इजी दिया होगा। थोड़ा अच्छा टॉपिक देखते हैं। देखो, इसमें इन लोगों ने रिवैल्यूएशन भी बनाया, कैपिटल भी बनाया, बैलेंस शीट भी बनाई है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है बच्चा लोग, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन देखता हूँ। ये तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया, तो 11 या 12 में से एक करना पड़ेगा। देखते किसमें एडजस्टमेंट ज्यादा है, वो कर लेते हैं। 12th में अंदर एडजस्टमेंट, जनरल एंट्री बनाने को एडजस्टमेंट है। अरे 12th में तो एडजस्टमेंट है ही नहीं, खाली एक लाइन का है। तो चलो भैया फिर 11th ही करते हैं, जो है यही है।
देखो मैं जर्नल एंट्री पास नहीं करूंगा, प्लीज ये फुद्दू काम मत कराना मेरे से। मैं बाकी पूरा सम आपको करके दिखाता हूँ, आप लोग सब अपनी टेक्स्ट बुक खोलो क्योंकि मुझे बोर्ड चाहिएगा। तो मैं सीधा का सीधा बोर्ड पे करना सॉल्व करूंगा। मैं चाहूंगा आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लो एंड यू पीपल कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 11। मैं 11 वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूं, जिससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन। चलिए 2 मिनट लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 11 निकालिए। ओके सो अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 में। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए पहले आप लोग भी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्री, वो तुम खुद कर लोगे, राइट। एंड प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट आफ्टर द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। हमें रिवैल्यूएशन बनाना और बैलेंस शीट बनाने, देखो कैपिटल का बोला नहीं है बट बैलेंस शीट बनानी है तो कैपिटल बनाना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो चलिए फॉर्मेट बनाता हूं पहले मैं यहाँ पे। ये है मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 11, मुझे बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और मुझे बनाना है कैपिटल अकाउंट। और यहां मैं बनाने वाला हूं बैलेंस शीट। चलिए पार्टनर्स के नाम क्या क्या है भैया, तो पार्टनर्स है राजेश और जगदीश, यानी कि आर जे, यहाँ पे भी आर जे। बच्चा लोग मैंने फॉर्मेट आधा अधूरा बनाया है, आप लोगों को फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाना है। जब कभी भी इलस्ट्रेशंस करो ध्यान रखो कि इलस्ट्रेशंस किस तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। प्रेजेंटेशन अकाउंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो प्लीज मेक अ गुड प्रेजेंटेशन, राइट। चलिए अब हमें क्या क्या दे रखा है, हमें कहा गया राजेश और जगदीश का रेशियो 3:2। हमें नीचे दे रखी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में राजेश और जगदीश का ओपनिंग कैपिटल है 1,40,000 और 60,000, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बैलेंस बॉट डाउन। 1,40,000 है राजेश भाई का और 60,000 है जगदीश का, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जनरल रिजर्व पीएनएल दे रखा है बट मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा क्योंकि शायद इनके बारे में कुछ नीचे एडजस्टमेंट बोला हो, तो मैं फिलहाल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। चलिए और हमें कुछ कहा गया है, हाँ स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन में। बैलेंस शीट पे हमेशा नजर घुमाने का क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के भी ब्रैकेट में कुछ लफड़ा किया है। इन लोगों ने लिखा है इन्वेस्टमेंट, बाहर लिखा है 30,000 और ब्रैकेट में लिखा है मार्केट वैल्यू है 25,000, मतलब इन्वेस्टमेंट में 5,000 का नुकसान हो गया है, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम यहाँ डेबिट में मैंने कहा था क्या आता है, नुकसान, और क्रेडिट में क्या आते हैं, फायदे। तो भैया मुझे 5,000 का नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट में, तो यहाँ मैं कर दूंगा इन्वेस्टमेंट में मुझे 5,000 का लॉस हुआ है। और बैलेंस शीट में साथ साथ में चेंजेस करूंगा, बैलेंस शीट में लिख दूंगा इन्वेस्टमेंट, भैया बुक वैल्यू थी 30,000 बट हमको 5,000 का लॉस हुआ है तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया है 25,000। साथ साथ में एंट्री करते रहना, कभी भी गलती नहीं होगी। चलिए अब मैं चालू करूंगा एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना। मैं चाहूंगा आप लोग यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा। हमें कहा गया न्यू रेशियो इक्वल हो गया है, तो भैया हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, न्यू रेशियो हो गया है इक्वल। फिलहाल हमें न्यू रेशियो की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। पहला कहा गया लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,00,000, वैल्यू बढ़ानी है 20% से, यानी कि 20,000 का फायदा हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 20,000 और यहाँ लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। मैंने कहा था यहाँ लिखेंगे टू, यहाँ लिखेंगे बाय, मैं शॉर्टकट लिखूंगा आप नहीं लिखोगे। फिर यहाँ कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग था हमारा 1,00,000, उसमें एप्रिसिएशन हो गया है 20,000 का और टोटल बाहर आ जाएगा 1,20,000। आप लोग शॉर्टकट्स यूज करने वाले नहीं हो, प्लीज प्लीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ये बात। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ मशीन एंड फर्नीचर इज टू बी डिक्रीज, दोनों में से वैल्यू कम करनी है। कितना परसेंट, 20% का नुकसान हो गया, तो 80,000 का 20% यानी कि 16,000 हो गया मशीन पे, तो टू मशीन। और दूसरा फर्नीचर पे भी 20% यानी कि 20,000 का 20% यानी कि 4,000, तो यहाँ जाएगा टू फर्नीचर। चलिए कर देते हैं। तो मशीन है हमारे पास 80,000 की, उसमें डेप्रीसिएशन लगने वाला है 16,000 का, तो मशीन की वैल्यू बचेगी 64,000। फर्नीचर था मेरे पास 20,000 का, उसमें डेप्रीसिएशन लगने वाला है 4,000 का, तो उसकी वैल्यू बचने वाली है 16,000। तो भैया मैंने दोनों एंट्री साथ साथ में की, ये चीज आपको मुझसे सीखनी है।
कुछ स्कूल में गलत सिखाते हैं, बोलते हैं पहले रिवैल्यूएशन बनाओ फिर ये बनाओ फिर ये बनाओ, ऐसा नहीं होता। ऑलवेज प्रिपेयर ऑल थ्री अकाउंट्स टुगेदर, फटाफट दोनों जगह इफेक्ट देते रहो, आपकी आंसर्स कभी भी गलत नहीं आएगी। ट्रस्ट मी, हर बार यू विल गेट अ करेक्ट आंसर। सो प्लीज मेक श्योर टू प्रिपेयर ऑल द थ्री अकाउंट्स टुगेदर। चलिए नेक्स्ट वन, नाउ बेडेड रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। हमारी बुक में 3000 का रिजर्व बनाया, जरूरत नहीं, मतलब फायदा हो गया, तो 3000 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बाय बेड डेट रिजर्व, हमें रिजर्व की जरूरत नहीं है। सो अब डेटर्स पूरे के पूरे लिखेंगे, बेडेड रिजर्व को माइनस करने वाले नहीं है, यानी कि डेटर्स कितने थे भैया 60,000, पूरे के पूरे 60,000 बार आ जाएंगे, हम बेडेड रिजर्व माइनस करेंगे नहीं। नेक्स्ट वन, 3000 रिपेयरिंग एक्सपेंसेस इज रिक्वायर्ड इन स्टॉक। हमें स्टॉक को 3000 का रिपेयर करवाना है, मतलब स्टॉक की वैल्यू 3000 कम हो गई तो नुकसान हो गया, तो टू स्टॉक 3000, वैल्यू कम हो गई, बुक में स्टॉक कितना था 23,000 का, माइनस रिपेयरिंग कर देंगे हम लोग 3000 की, यानी कि स्टॉक की वैल्यू हो गई 20,000। बस यही ध्यान रखना, दोनों साथ साथ में करो, बाकी गलत हो ही नहीं सकता तुम्हारा पक्के से। नेक्स्ट वन, an amount of 5,000 among creditors is now not to be paid। भैया 5,000 का क्रेडिटर्स पे नहीं करना, फायदा हो गया, तो यहाँ आ जाएगा बाई क्रेडिटर्स, कितना फायदा हो गया भैया 5,000, तो यहाँ पे भी साथ में एंट्री करो, क्रेडिटर्स कितना था हमारे पास, चेक करें तो हमारी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स था 95 का, राइट ऑफ करना है हम लोग को 5,000, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स बचेंगे सिर्फ 90,000 के। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है यानी कि हमको चुकाना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 6,000 के, आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी है, तो यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,000, नुकसान। एंड नेक्स्ट वन, इनकम रिसीवेबल 8,000, चलिए कर देते हैं, इनकम रिसीवेबल है मतलब फायदा हो गया, कितना है भैया अमाउंट 8,000 था जहां तक मैंने देखा था, ये 8,000, रिसीवेबल है मतलब एसेट है, यहाँ आ जाएगा इनकम रिसीवेबल, कितना आ गया 8,000। डन गाइस। नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एट मार्केट वैल्यू, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, मेरा सम खत्म हो गया, अब खाली ऊपर बैलेंस शीट के रिजर्व्स को बांट दो, हमें दे रहेगा जनरल रिजर्व और पीएनएल, चलिए बांट देते हैं, तो ये रहा जनरल रिजर्व और ये रहा पीएनएल। जनरल रिजर्व कितना है गाइस 10,000, क्या रेशियो है 3:2, यानी कि 6,000 इस भैया को देंगे, 4,000 इसको देंगे। सेम वे पीएनएल है 15,000, रेशियो है अगेन 3:2, यानी कि 9,000 इसको देंगे और 6,000 इसको देंगे। सम खत्म हो गया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालो, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, प्रॉफिट होगा तो यहाँ क्रेडिट, जो कैपिटल का बैलेंस आएगा यहाँ लिखो, बैलेंस शीट को टैली करो और बोलो जय श्री राम, आंसर आ गया आपका, दैट्स इट, इतना ही आपको करना है, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। चलिए एक बार के लिए मैं आपको इसको टैली करके दिखा देता हूं, अगर हम क्रेडिट साइड को प्लस करें तो 20,000 प्लस 3,000 23,000 प्लस 5,000 28,000 प्लस 8,000 36,000, मतलब मेरे क्रेडिट में आ रहा है 36,000। डेबिट में देखते क्या आ रहा है, तो डेबिट में आने वाला है 5,000 प्लस 16,000 21,000, 21,000 प्लस 4,000 25,000, 25,000 प्लस 3,000 28,000, 28,000 प्लस 6,000 34,000, यहाँ 36 है यहाँ 34 है, मतलब हमको डेबिट में गैप आया, डेबिट में डिफरेंस है मतलब इट्स ए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो यहाँ जाएगा टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आ गया 2,000 का प्रॉफिट आ गया, दोनों तरफ 36 36 टोटल आ गए, यहाँ पे भी 36 यहाँ पे भी 36, क्या रेशियो में बांटेंगे 3:2, यानी कि 1,200 और 800, तो चलो भैया एक पार्टनर को देंगे 1,200, एक को देंगे 800, यहाँ लिख देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। चलिए फिर कैपिटल अकाउंट का ध्यान देंगे, कैपिटल में आ रहा है 140 प्लस 6 146, 146 प्लस 9 155 और 1,200 तो 156 200, चेक करते रहना भैया, 156 200 आ गया मेरा बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। जे का निकालो, 60,000 प्लस 10,000 70,800, ये भी बराबर आ गया भैया अपना 70,800, ये बैलेंसेस को मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा, तो यहाँ आ जाएगा कैपिटल में क्या आ जाएगा, आर का आ गया 156 200 और जे का आ गया 70,800। अब एक बार बैलेंस शीट घुमा लो, चाहे क्योंकि हमने कैश नहीं लिखा है और कुछ लिखना रह गया और जिसका एडजस्टमेंट नहीं था, तो लेट्स हैव अ रोल, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, मशीन आ गया, फर्नीचर आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, डेटर्स आ गया, स्टॉक आ गया, खाली कैश नहीं आया, तो कैश लिख दो यहाँ पे 10,000। कैपिटल लायबिलिटी साइड देखो, कैपिटल आ गया, जनरल रिजर्व बांट चुके, पीएनएल बांट चुके, क्रेडिटर्स आ गया, यानी कि सब कुछ आ गया है, तो चलिए इसको टैली करते जाइए। देखिए
आप लोगों को अब इनको टैली करना है, तो ये हो जाएगा 156,200 प्लस 70,800। तो टैली करने जाएंगे तो 800 800 हजार, हजार ऊपर चला गया तो 7, और 5 प्लस 7 तो 12, एक ऊपर चला गया 2,27,000, 2,27,000 प्लस 90,000 प्लस 6,000, तो आपका टोटल आने वाला है 3,23,000। मैंने बुक में से देख के लिखा है, आप लोग टोटल कर लेना, आंसर दोनों जगह सेम ही आएगा। और इसके साथ आपका रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर खत्म हो गया, एंड आई एम नॉट जोकिंग। बड़ा इजी से चैप्टर है, आराम से घर बैठ के सॉल्व करो। इलस्ट्रेशंस में इस वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर आप लोग को एक्सरसाइज में दिक्कत आ रही हो तो मुझे मैसेज करो, पहले वीडियो उसके बनाऊंगा, नहीं तो वैसे भी मैं सारे बनाने ही वाला हूँ, कुछ छूटेगा नहीं आपका, बट समय लगेगा यार, वन मैन शो है पूरा का पूरा यहाँ पे। बट आपसे वादा करता हूँ कुछ छोड़ूंगा नहीं, दिवाली पूरी दिवाली आपके साथ लगा रहूंगा, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको इतनी मदद करूंगा जितनी आप कभी सोच नहीं सके थे। बस आप खाली अपना साथ बनाए रखिए, अपने आप प्यार बनाए रखिए, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्लेट में सजा के देने वाला हूँ। ठीक है बच्चा लोग, तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। एक्सरसाइज के डाउट्स अगर आपको हो तो आप हमें मेल करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हम उन सारे एक्सरसाइज के डाउट को मर्ज करके एक कॉमन वीडियो बना देंगे और आपकी सेवा में हाजिर कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अगले चैप्टर में मिलेंगे। इससे अगले चैप्टर एडमिशन है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, तो जब भी वो चैप्टर का वीडियो स्टार्ट करो, ठंडा पानी पी के बैठना, बढ़िया कंफर्टेबल बैठना, और ये कसम खा के बैठना कि अगले 2-3 घंटे में हिलने वाला नहीं हूं, तो ही वो चैप्टर स्टार्ट करना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, वापस से मिलेंगे अगले चैप्टर।